का शक्ति पर्व हम मना रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम महिलाएं शक्ति अवार्ड में आप सभी का स्वागत है और अब अगले सेशन को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए शंका करने के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। अब आपको मंच पर बुलाइए। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं गणेश गोंदियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृपया मंच पर आइए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ईमानदार नेता हैं आप और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम जो आपने उठाए हैं उसके लिए आपको जाना जाता है। इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगी अरविंद जी हमारे साथ आए, इंडिया न्यूज़ के यूपी यूके चैनल हेड हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, सेशन आगे बढ़ाते हैं। सर पंडित जी शंखनाद के लिए आइए प्लीज। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से इंडिया न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आईटीवी ग्रुप के सभी चैनलों पे स्वागत है। और हम आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद गणेश गोंदियाल जी के साथ जो है तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम महिलाएं एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पूरे देश की उन महिलाओं को चुना जाता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए शानदार काम किया है। उत्तराखंड का ये कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में भी मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। पूरे देश भर से हम उन महिलाओं का चयन किया है जो उत्तराखंड की रहने वाली हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में शानदार काम किया है, विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया है और इंडिया न्यूज़ आईटीवी जो ग्रुप है उनको सम्मानित करने का काम करेगा आज इस मंच से। अब हम लोग आ जाते हैं गणेश गोंदियाल जी पे। गणेश गोंदियाल जी के नेतृत्व में पहले जो है चुनाव लड़ा गया, उसका रिजल्ट सभी लोगों ने देखा और आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये अपने साथ शंख लेके चल रहे हैं, मतलब जहां आए वहीं शंख बजाएं। गणेश जी, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि शंख लेके आप चल रहे हैं अपने साथ? एक पंडित जी को आपने परमानेंटली हायर कर लिया कि भैया तुम शंख बजाते रहो। पहली बात तो मैं आपकी बात का जवाब दूं जी। मैं आपके इस कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा करता हूं जी। आपने इस कार्यक्रम के लिए एक ऐसा सब्जेक्ट चुना कि जिसका ताल्लुकात आधी आबादी से है। जी। हमारे प्रदेश की, हमारी देश की आधी आबादी को समर्पित आपका कार्यक्रम, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और सभी हमारी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई ताली बजा दीजिए, ये महिलाओं के सम्मान की बात है। अब आपके प्रश्न का उत्तर पर मैं आता हूं। जी। आपने कहा ये आपके मन की शंका है। मैंने तो सुबह यकीनन न तो मैंने उन्हें कभी फोन किया कि आप कार्यक्रम में आइए, मैंने बल्कि अभी आपने देखा होगा कि जब वो यहाँ पर आने लगे तो मैंने उनको इशारा किया कि बस हो गया, आप बैठिए, 2 बार बजा दिया तो दे दिया ना आपने। उनके मन की भावना है वो। अच्छा। और उनके मन की है और हमारे रीति रिवाजों में शंख को शुभ माना जाता है, तो ये आपके लिए भी शुभ है कि आपके कार्यक्रम में मंच पर आकर आप और मेरे बीच में उन्होंने शंख बजा दिया। ये आपके कार्यक्रम के लिए भी शुभ शुरुआत है, तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छे को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। नहीं, शंख अगर आप 2019 में माफ कीजिएगा 17 में 22 में अगर बजाए होते तो रिजल्ट कुछ और ही होता। उस समय शंख आपने बजाया नहीं भाई। आप जो है 6 महीने पहले आपको कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया, इतना कम टेन्योर दिया और 6 दिन में आपको हटा दिया। मुझे याद है जब आपकी 11 सीटें थी, आप 19 लेके आए, जब 11 सीटें थी तो भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने में 6 महीने का वक्त लगा था। देखिए, शंख बजाने के पीछे की जो भावना है वो कभी कांग्रेस पार्टी ने उसका राजनीतिक उपयोग या राजनीतिकरण नहीं किया। आपने कहा 2019 में नहीं बजाया, 22 में नहीं बजाया। हमारे शंख बजाने के पीछे की जो भावना है वो इस प्रकार की है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस भावना से हम शंख बजाते हैं। अब आपने राजनीतिक शंख बजाने की बात कही तो 2019 में, 2017 में, 2019 लोकसभा चुनाव में और 2022 में जी विधानसभा चुनाव में जी हमें अपयश देखना पड़ा। ये राजनीतिक सच्चाई है और राजनीतिक सच्चाई में अगर चुनाव हार लिया जाए तो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को छोड़ा नहीं जाता है। हम आज भी उसी मजबूती के साथ, जिस मजबूती के साथ सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी मजबूती के साथ अब लोगों के प्रश्नों को सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसमें हमें कुछ बतेरे हमारा और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में यही बेसिक फर्क है कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता पाना है। वो सत्ता के लिए तमाम उन कामों को कर सकते हैं जो काम हमारी जीवन शैली में, हमारे हिंदुत्व में जिन कामों को वर्जित माना गया है, वो सत्ता में आने के लिए उन तमाम कामों को करता है। और हमारे हिंदुत्व में, हमारी जीवन शैली में, जैसे देखिए, जैसे
ज्वलंत मुद्दा केदारनाथ में सोने का पीतल बन गया, ये हो सकता है? ये उनका हिंदुत्व है और हमारा हिंदुत्व ये है। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आपको बता दूं मैं, इसलिए उस बात पर आज समग्र चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन ये वाकया, मैं जब बद्रीनाथ का अध्यक्ष था मेरे पास आया था और मैंने जब उसमें षड्यंत्र समझी, मैंने मना कर दिया और कल उसका खुलासा करूंगा। तो हमारा हिंदुत्व पवित्रता का हिंदुत्व है, हमारा हिंदुत्व विश्व बंधुत्व का हिंदुत्व है और उनका हिंदुत्व कुटिल भावनाओं से चलकर कुटिलता करके सत्ता पाना उनका आपके नियत से में मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बात है, लेकिन जब चुनाव हाथ रखे क्या है, जब हम राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं तो सिर्फ एक ही मकसद होता है, चुनाव जीतना, है ना। हम ये मान के चल रहे थे, जो स्थितियां थी, जो सर्वे आ रहे थे, उससे लग रहा था कि भाई कांग्रेस तो बहुत मजबूत स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं टिक नहीं रही थी उस दौरान। लेकिन आपके नेता हरीश रावत चुनाव हार गए, आप खुद चुनाव हार गए, तो सवाल लोगों के मन में तो होगा ना कि भाई आखिर ऐसी कौन सी बात रह गई, टिकट नहीं बटे, गुटबाजी हो गई, गणेश गोंदियाल जो है वो नेतृत्व की भावना को नहीं समझ सके, ताकि मन को नहीं समझ सके, या जो लाई लेनी चाहिए उसमें लेने में देरी हो गई, आखिर ऐसा क्या हो गया। और अब तो आपके सामने बड़ी चुनौती है 2024 का, और ये मतलब देखिए, बातें करना और रैली में रिजल्ट देना दोनों अलग अलग बातें हैं। हो गया आपका? जी हाँ, बताइए। प्रश्न हो गया? प्लीज। ऐसा है, हमारा मकसद कभी सिर्फ सत्ता पाना नहीं रहा। आपने और तमाम दर्शकों ने, हम जब कक्षा 7-8 में पढ़ते थे तो हरिशंकर परसाई का वो व्यंग याद होगा, नहीं हरिशंकर परसाई का नहीं, बाबा भारती और उनका घोड़ा याद होगा, जिसमें ये कहा गया कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह से, जब घोड़ा खड़ग सिंह ने छीन लिया तो बाबा भारती ने कहा कि पलट के जरा सुन जा एक बात, कि दुनिया में ये मत कहना कि अपाहिज बन के बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया था। इस सीख को लेते जा और मत कहना कहीं ये बात। तो बात वही है, इन्होंने अपाहिज बन के घोड़ा छीना है, सत्ता पाया, लेकिन कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती। हम अपने वसूलों के साथ जनता के हित में सत्ता पाना चाहते हैं, अपने हित नहीं। गणेश गोंदियाल या कांग्रेस का कोई नेता, अधिकांश नेता, मैं सबके बारे में नहीं कहता, क्योंकि समाज में अच्छाई भी सब जगह है, बुराई भी सब जगह है। आज हम भारतीय जनता पार्टी को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें सब नेता खराबी होंगे, अच्छे भी नेता उसमें होंगे, क्योंकि हम सभी समाज के लोग हैं। इसी प्रकार कांग्रेस में भी अधिकांश अच्छे लोग हैं। तो हम ये वसूल के हैं कि हम जनता पर क्यों पड़ेंगे और प्रदेश को अच्छा साथ देने के लिए जनता में आएंगे। तो अभी जिनकी आप फोटो दिखा रहे थे यहाँ पर मन की बात में, मुझे याद आ रहा था कितने लच्छेदार भाषण बोलते थे, 2G जीजाजी। मैं आज प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या हुआ 2G का, क्या हुआ जीजाजी का? जीजाजी भी पाक साहब साबित हो गए और 2G का जज ने कहा कि कोई प्रमाण ही नहीं है। गणेश भाई देखिए, जनता से बड़ा जनार्दन कोई नहीं होता है। हम इस देखिए, ठीक है ना, जनता ही देख रही है ना, बैठी हुई जनता देख रही है, और जनता ही चुन रही है। मेरी बात सुनिए, बताने की जरूरत ही नहीं उसमें। जनता दूध के समान है, जनता दूध के समान है, और उसमें पॉलिटिकल पानी मिला दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हाँ, जो जितना ज्यादा रंग घोल दे पा रहा है वो दूध उस कलर का हो जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि अभी कांग्रेस पानी नहीं ला पा रही है, ये कहना चाहते हैं? हम नहीं मिलाना चाहते, क्योंकि हम रहे न रहे, देश रहना चाहिए, इतना देश की है, ये हम न रहे कोई बात नहीं। गणेश गोंदियाल चुनाव जीते न जीते पार्टी, लेकिन देश और प्रदेश रहना चाहिए। मेरा भी बहुत लंबा अनुभव हो गया है जर्नलिज्म में, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को बड़े नजदीक से हमने देखा है। यूपीए का मैं दोनों शासनकाल अपने कार्यकाल में देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बातें सुनते हम लोग भी अब बाल पकने लगे हैं। मैं आपसे बहुत सीधा सा सवाल ये करना चाहता हूं कि 2024 में यहाँ पे 5 लोकसभा की सीटें हैं। मुझे ये बताइए, गणेश गोंदियाल क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का? देखिए, मैं इस मत का हूं कि एक ही व्यक्ति के लिए सब कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे पार्टी ने अनेकों बार विधानसभा का टिकट दिया, पार्टी के टिकट पे और मेरे विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद से मुझे इस उत्तराखंड की विधानसभा में एक स्थान पर बैठने का सौभाग्य मिला जी। उसके बाद मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना और अब मैं कहूं कि लोकसभा भी मैं ही लड़ूंगा। 6 महीना तो दिया ना सर। कोई बात नहीं, पार्टी को देखिए, पार्टी ने डिसाइड किया कि किस मोर्चे पे हमारा कौन सिपाही रहेगा, कौन कैप्टन रहेगा। और आज मैं था और आज करण भाई हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की। और वो जिस रूप में हमें चाहते हैं कि हम किस मोर्चे पर रहकर लड़ाई लड़ें, हम उस मोर्चे पर हमेशा तैयार रहते हैं। मुझे तो लेस मात्र भी इस बात की चिंता नहीं है। और हम अतीत की बातें कहते हैं कि भाई आदमी का, मतलब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब अगर 100 बाकी एक बार कहूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं बिल्कुल, मेरा मन है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी बात कह रहा हूं। लेकिन अगर पार्टी जबरदस्ती
मुझे कहेगी कि इस रूप में पार्टी के हित में है, आपके हित में है, तो वो अलग बात होगी। पार्टी का हित कहां से, कौन से? जी। लेकिन मेरा मन नहीं जी। है, मेरा मन चुनाव लड़ने का इसलिए नहीं है कि मैं कई पदों पर रहा हूं और सब कुछ मेरे नहीं होना चाहिए। पार्टी में अन्य भी लोग हैं जिनको कि समय समय पर उनका उपयोग किया जाना चाहिए। मैं गढ़वाल की बात करूं, मैं जहां से आता हूं, भाई मनीष खनूड़ी जी आज भी इस समय भी क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, तो क्या उनकी मेहनत को हम बगल कर दें? नहीं, हमने तो काबिल व्यक्ति हैं, भाई उन्होंने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा पॉलिटिक्स, और आज भी वो नहीं, मैं तो राजनीति में ठीक हूं, मैं राजनीति में हूं, लेकिन मैं इतना महत्वाकांक्षी नहीं हूं कि सब कुछ मेरे लिए। मैं ये सोचता हूं कि मेरे से अन्य जो लोग हैं, पीछे जो लोग हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन लोगों को भी आगे लाऊं और समय समय पर जहां पर उचित समझूं कि ये लोग ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं, उनको आगे मौका देने के लिए प्रयास करो। अच्छा ये बताइए, पिछली बार हम लोग ये मान के चल रहे थे कि चुनाव बहुत शानदार है, लेकिन टिकट का बंटवारा ऐसा हुआ है, कितनी सीटें आप लोग बहुत कम अंतर से हार गए। इस बात का मलाल है? आपको लगता है कौन इसके लिए दोषी? मैं ये समझता हूं कि कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है क्योंकि निर्णय एक व्यक्ति नहीं लेता, एक सिस्टम है। मुझे तो यही पता चलता है कि यहाँ तो एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है। ऐसा नहीं है, हर एक पार्टी में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। मैं ये कह रहा हूं कि खुद धामी जी चुनाव हार गए वहां खटीमा से, तो क्या बीजेपी का वो गलत निर्णय था कि उनको टिकट दे दिया? ऐसा नहीं है। एक कॉमन सिस्टम होता है, उस कॉमन सिस्टम के तहत अगर उसमें टिकट देने में गलती भी है तो जितने लोग उस सिस्टम में शामिल थे हम सब उसके लिए जवाब दें, एक बात। लेकिन आपने दूसरी बात कही चुनाव क्यों हारे, चुनाव टिकट की वजह से हम नहीं हारे, कुछ सीटों पे हो सकता है, लेकिन हम चुनाव उसके लिए नहीं हारे, हम भारतीय जनता पार्टी खास करके प्रधानमंत्री जी के झूठ के आगे हार गए। देखिए मैं आज भी पूछ रहा हूं, मैं आज भी पूछ रहा हूं, किसी के पास, किसी व्यक्ति के पास अगर कांग्रेस के किसी नेता का वो स्टेटमेंट हो जिसमें ये कहा गया कि एक धर्म विशेष के लिए हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आप लोग अपनी बातों का जवाब उस समय, जिस समय जो मुद्दा चल रहा था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर मुद्दा चल रहा था, उस पे आप अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप दूसरे को दोष दे रहे हैं। भाई कांग्रेस को जिस तरीके से उस मुद्दे पे लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ी? नहीं, हमने कहा क्या, लेकिन ये बात सच है आपकी कि आजकल एक ऐसा ऑरा बना दिया गया है झूठ का कि जो अगर महामहिम जो अभी दिखाई दे रहे थे महाराव, अगर वो अपने मुंह से कुछ कह दें तो आकाशवाणी लगती लोगों को कि तो आकाशवाणी साक्षात बोल दी। अरे भाई अब तो राहुल जी भी उस झूठ के आगे राहुल जी भी आकाशवाणी करते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि हमारा मकसद कभी सिर्फ एकमात्र सत्ता पाना नहीं है। चलिए हमको 2024 में देख लेंगे, गणेश जी की चिंता नहीं है, लेकिन मैं अब थोड़ा सा आपके अतीत पे चलता हूँ। हाँ जी, अब बॉम्बे भी गए, आपने बताया कि भाई आपके पिताजी वहाँ रेलवे में नौकरी करते हैं, तो आप फिल्मों में जाने के बारे में सोच रहे थे क्या? फिल्मों का हमने कभी दूर से सोचा नहीं। और ऐसा नहीं कि फिल्में गलत होती हैं। हाँ। एक आध फिल्म मैंने भी देखी कई बार। अच्छा, कई बार? हाँ, नदिया के पार कम से कम 20 बार देखी। अच्छा। वो हमारे टाइम की सुपरहिट लव स्टोरी फिल्म थी, पर हमारा समय ऐसा था कि हम लव स्टोरी देखना पसंद करते थे। और आज के राजनेता युवाओं को हेट स्टोरी देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि केरला स्टोरी। तो हेट स्टोरी बना कौन रहा है? फर्क है, हम लोग तो लव स्टोरी बना और बनवा कौन रहा है? मैं कह रहा हूँ बना और बनवा कौन रहा है, ये भी तो समझना चाहिए ना। क्या फिल्म हेट स्टोरी कौन बना रहा है, कौन बनवा रहा है, इसकी कहानी भी तो समझनी चाहिए। आपने ये प्रश्न कर दिया, क्या हिंदुस्तान में कहीं केरला स्टोरी जैसी कोई फिल्म हकीकत में कभी ऐसा कुछ घटना घटी? एक काल्पनिक बात है और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो फिल्म जाके देखिए। अरे भाई कोई अपने बाल बच्चों को कहेगा कैसे फिल्म देखिए? आज की अखबार की खबर मैं बता रहा हूँ आपको। आज के अखबार में पढ़िए कि एक युवक ने एक युवती के साथ शादी कर ली, ठीक है, उसने अपना नाम छिपाया, उसने अपना धर्म छिपाया, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? गलत है, हम गलत को कभी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, किसी को भी धोखा देना अपराध है। यही तो और उस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में जो विधान है उस विधान के अनुसार उसको दंडित किया जाना चाहिए। हम उसका कभी समर्थन नहीं करते हैं। आप मुझे उस पिच पे लाके खिलाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं खिलाना चाहता, नहीं, मैं जैसे तो आपने हकीकत बता रहा हूं, पर मैं तो हकीकत बता नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। हमारे नेताओं का जो कभी हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से कभी ऐसा होता है कि उस पिच पे हम खेलने लगते हैं। भाई भारत में दंड विधान की धारा मतलब नियम है, संविधान है, संविधान के अंदर दंड विधान का प्रावधान है, उसके अनुसार जिसने जो अपराध किया वो अपने अपराध की सजा भोगे। हमें बिल्कुल हमदर्दी नहीं है। हाँ, अभी उत्तरकाशी, मैं आपको रोकूंगा, उत्तरकाशी जाना चाहूंगा जानबूझकर। उत्तरकाशी में जो कुछ हुआ, हम बिल्कुल उस पक्ष में नहीं है कि किसी अपराधी को तनिक भी मोहलत दी जाए, लेकिन कोई पक्ष में नहीं रहता। मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अंकिता भंडारी के केस में आज तक क्या हुआ? क्यों आपने अंकिता भंडारी केस में आज तक बात नहीं की? अंकिता भंडारी इस उत्तराखंड की नहीं थी, अंकिता भंडारी हमारे पौड़ी ब्लॉक की, पौड़ी गढ़वाल जिले की, और वहीं उसके माता पिता रहते हैं। और कल अभी एक हफ्ता पहले अंकिता भंडारी के माता पिताजी ने क्या कहा कि सरकारी वकील पर हमें भरोसा नहीं है, हम बदलना चाहते हैं, लेकिन
प्रशासन हमें अनुमति नहीं देता कि इस वकील को बदला जाए, प्रशासन बदल नहीं रहा है। चलिए ठीक है, क्या मुख्यमंत्री जी को ये नहीं सुनाई दिया? प्रधानमंत्री जी को अंकिता भंडारी कर नहीं सुनाई दिया? गणेश जी एकदम बकवास सुनाई करते हैं देगा, कभी। एकदम सुनाई देगा। और कैसा है, राजनीति में तो देखिए जनता है बैठी हुई है ना, सब अपनी आंखें खुली हुई है और सब लोग इस बात को देख रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि हम क्या उम्मीद करें आपसे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में? अब राहुल गांधी जी तो अभी अमेरिका हो गया है, कर्नाटक का इतना अच्छा रिजल्ट आपके पक्ष में आया, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं और उसके बाद 2024 की और पूरे विपक्ष की तैयारी चल रही है। यहाँ पे क्या उम्मीद की जा रही है, किसके किसके साथ गठबंधन होने की बात सोच रहे हैं आप लोग या करना चाहते हैं? हमें इस प्रदेश में जी जी गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। हम अपने आप में सक्षम हैं और इस प्रदेश में हम अकेले कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़कर निश्चित रूप में जीत हासिल करेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन आपके नेतागढ़ जो लोग हैं, अभी नीतीश कुमार जी की मुलाकात दिल्ली में हो रही है, अरविंद केजरीवाल अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, एक बड़ा मतलब आप देखिए तेलंगाना के चीफ अलग मिल रहे हैं, ममता बनर्जी अलग मिल रही हैं। आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं? नहीं, हम तो भाई राष्ट्रीय, यहाँ से जब सीट लेके जाएंगे तभी तो राष्ट्र में आप सत्ता में आएंगे ना, तो यहाँ पे भी तो छोटे छोटे दल हैं कई सारे। मैंने अपनी राय की, अभी पार्टी की इसमें कोई अगर अंदर बैठक होगी और उसमें मैं भी शामिल होऊंगा तो अन्य लोगों के विचारों से अगर मैं सहमत हो गया तो उस तरफ चलेंगे जो आपके विचार हैं। नहीं, हमारे अगर विचार मेरे नहीं विचार है। से नहीं, हमारे विचार नहीं है ये विपक्ष जो कर रहा है वो तो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। विचार हमारे प्रदेश में, मैंने आपको सटीक जवाब दे दिया कि हमारे प्रदेश में गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करे, इसकी फिलहाल कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। दर्शकों से कोई सवाल लेना चाहेगा? भैया जी, पिछली बार जब चुनाव, विधानसभा चुनाव में आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आप कई मोर्चों पे जूझ रहे थे। एक तरफ टिकट बंटवारे को लेकर तमाम बातें हो रही थी, दूसरी तरफ गुटबाजी पार्टी में खास करके आपको भी एक से ताल्लुक रखा जाता है कि आप भी हरीश गुट से आते हैं, प्रीतम गुट अलग था, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। वर्तमान में तो वो गुटबाजी और उसकी खाई और चली गई है। देखिए, मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि गुटबाजी थी या नहीं थी इस पर स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन जो प्रचार इस बात का हुआ कि भयंकर गुटबाजी है, देखिए मैंने महसूस नहीं किया कभी ऐसा। अरे भाई, टिकटों का देखिए, बंटवारा बिना नहीं, सारा अपने लोगों के लिए गुंजियाल और हरीश रावत ने किया है, आप उसके बाद भी गुटबाजी नहीं थी? नहीं, मैंने और भाई हरीश- हम भी तो उसके मैं गवाह और हैं ना। मैं और हरीश रावत ने क्यों किया गुटबाजी? तो आप बताइए। मेरी बात सुनिए, टिकट बंटवारे के लिए स्क्रीनिंग कमेटी होती है। स्क्रीनिंग कमेटी में नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत जी हमारे स्टेट से थे, और उसके बाद बहुत से ऐसे टिकट थे कि जो बांटे गए, जिनको दिए गए, उनसे बेहतर मैं दूसरे को समझता था। लेकिन बहुत से ऐसे टिकट भी थे कि जो मेरे अनुसार ठीक है, मेरे को लगा कि ये सबसे अच्छा है और दूसरों को नहीं लगा कि अच्छा है। तो ऐसा तो जनरल बात है तो, लेकिन ऊपर उसके बाद कॉमन रूप से जो डिसाइड होता है वो ये माना जाता है कि ये सब कैंडिडेट है। तो दोषी कौन है? हम सब लोग हैं, जितने लोग इस सिस्टम में थे हम सब लोग हैं। अगर हार की वजह से हुई, लेकिन मैंने आपको पहले कहा ये सिर्फ एक समझ है कि हार इससे हुई, हार इससे नहीं हुई, हार बीजेपी के झूठ के कारण हुई। देखिए ये गणेश जी, एक बड़ा गणेश मुद्दा। जी, देखिए गणेश मेरी जी, बात सुनिए, गणेश आज भी आप ये महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं देखिए, कि जो भी महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे धर्म का मुद्दा हावी है। विपक्ष की पार्टी तो ये हमेशा हावी रहता कहेगी है, गणेश ऐसे जी, मुद्दे हमेशा हावी रहते हैं और उस समय अपनी भी बात ये को मुद्दा तो हावी हो पीछे ही गया। रखेगी वो। भाई आप देखिए क्या है कि हम लोग भी एक सीट पे, हमारी नजरें थी, हम उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे कि भाई किसको टिकट मिल रहा है, समीकरण वहां क्या कह रहे हैं, लेकिन जो समीकरण कह रहे हैं उसके बाद भी किसी और को टिकट जा रहा है। तो ये तो या तो आप बता दीजिए कौन सा टिकट नहीं, गलत नहीं, था, नहीं, हमें या मेरे को अलग में बता हमें देना। बताने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आपकी ओपिनियन जो है, मेरी बात सुनिए, हम वायस्ड हो सकते हैं, हम सत्ता में हैं, अपने आदमी की खींच करते हैं, लेकिन आप वायस्ड नहीं हो सकते। नहीं, तो आप जो बताएंगे हम तो उस पर आपके मुंह से गंभीरता सुनना चाहते विचार हैं, करेंगे। मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहता गोदिया हूं। जी, मैं क्यों बताऊं? गोदिया, मैं टिकट के बारे में बताता हूँ। डोईवाला टिकट के बारे में आपको दो प्रत्याशी मिलने पड़े। खुद हरीश रावत जी जहां से चुनाव लड़े वहां पे रंजीत रावत जी हट गए, वहां से आपको बदलना पड़ा और दूसरी जगह जाना पड़ा। इस तरह से जो तीसरी लिस्ट आई आपकी, उसमें सभी की नजरें खुली रह गई कि आखिर इस लिस्ट में है क्या। आपने जो हरीश रावत जी और रामनगर वाली सीट की बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये सच है कि सब लोगों को साथ रख सकें, चुनाव के टाइम पे, चुनाव के समय कोई बवंडर न हो, इसलिए कुछ कहीं हमने ये उस समय उचित समझा कि कहीं पर पीछे 2 कदम आना भी फायदेमंद होगा। हम नहीं उसको फायदे साबित कर पाए, वो हमारी हार, हम स्वीकार करते हैं उसको, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि चुनाव के समय ऐसी कोई बात ना हो कि जिससे विपक्ष को एक मौका मिले। और ये बात सच भी साबित हुई कि भाई विपक्ष को मौका नहीं मिला, लेकिन ठीक है, जब हमने वहां पर चेंज किया और हम जीत नहीं पाए, तो आज हार की वजह से उसकी जवाबदारी भी हम स्वीकार अच्छा करते हैं कि गणेश जी, गलती थी। गणेश जी, चुनौतियां जो कांग्रेस के सामने हैं, आपको लगता है कि इंटरनल चुनौतियों से कांग्रेस जूझ रही है?
जी उत्तराखंड में। इंटरनल चुनौतियों से ही कांग्रेस जूझ रही है। राष्ट्रीय देखिए, स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय मैं राज्य स्तर पर हैं? मैं उत्तराखंड की बात कर रहा उत्तराखंड की हूं। बात। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं कि इंटरनल चुनौतियों से ही कांग्रेस जूझ रही है। अब ये पब्लिक डोमेन में है कि हरक सिंह रावत और हरीश रावत की आपस में नहीं बनती, प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी की आपस में नहीं बनती है। तो जो बड़े नेता हैं, जो फेसेस हैं उत्तराखंड के, उनके लिए अगर ऐसे पब्लिक डोमेन में मैसेज जाएगा तो फिर चुनौतियां बढ़ेंगी आपकी ना, कम नहीं होंगी। देखिए, आपकी बात सही है कि विपक्ष इस बात को फैलाने में सफल है कि गुटबंदी है, लेकिन हरीश रावत जी अगर प्रीतम सिंह जी के घर में जाके उनको मिलते हैं, अभी कुछ ही दिन पुरानी बात है, एक महीना 1.5 महीना हुआ है, तो कैसे मान सकते हैं आप कि ये नेता लोग आपस में इस कदर एक दूसरे से विमुख हैं कि बात करने के लिए भी अरे वो तो कतराते हैं। बीजेपी वाले भी जाते हैं भाई। अब आपने हरक सिंह जी और हरीश रावत जी की बात कही जो हरिद्वार के बारे में है, तो हरिद्वार में हरीश रावत जी पहले से मेहनत करते आ रहे हैं, पहले से कोशिश करते आ रहे हैं। 2000 उन्होंने मैं तो कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस बात का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि हरीश रावत जी जो आप जिस हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, उसमें हरीश रावत जी ने भी कहा कि हरक सिंह रावत ने कहा कि मुझे आशीर्वाद लेगा, हरीश रावत जी ने कहा कि 2016 याद कर लो। ऐसा है कि दोनों लोग प्रयास कर रहे हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि सब लोग मिलकर काम करेंगे। यही देखिए गणेश जी, आपने कहा कि केवल सत्ता हासिल करने के लिए आप लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन ताकि अगर काम करना है तो पावर तो चाहिए होगी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जब थे पहली बार तो तब आप लोगों ने कहा कि नाइट वॉचमैन की तरह आए हैं, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तो इत्तेफाक हासिल किया। आप इस पर क्योंकि जनता की विवेक पर नहीं उठा सकते, कहाँ कमी रह गई है सर? मैंने आपसे शायद पहले सुना होगा आपने कि जनता दूध के समान है, उसमें जो जितना गाढ़ा रंग घोल देता है तो वो रंग दिखने लगता है। मैंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के दौरान चुनाव में हम सब ने मिलकर 4-5 मुख्य बातें कही थी। हमने ये संकल्प लिया था कि इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करेंगे, और ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं पिछले 4 सालों से जब से खाली बैठा रहता था ना, आज भी मेरे फोन में उस स्कीमें हैं। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है कि किस सेक्टर में हम कितने बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, वो सब स्कीमें बना रखी थी। और पता नहीं क्यों मुझे खाली बैठने के समय में ये सब गणनाएं, ये सब कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है, टाइम भी निकलता है और मन भी कुछ मतलब दिमाग भी कुछ काम करते रहता है। अच्छा मुझे ये बताइए, हम 1 मिनट में इनका जवाब दे दूं, हमने वो स्कीमें बनाई थी और हमने कहा कि हमारा ये संकल्प है कि हम इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करेंगे। हो सकता है, लेकिन जनता को नहीं पसंद आया तो अब जनता को ब्लेम थोड़ी दिया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जनता दूध के समान है, हमारे विपक्षियों ने ज्यादा गाढ़ा रंग घोल दिया, इसलिए उस कलर की जनता हो गई है। और ऐसा थोड़ी है कि अब जनता उस कलर की थी, हम हार गए तो हम अपनी बातों को छोड़ दें। हम आगे के लिए तैयार हैं, हम अपने राजनीतिक रूप में अगली पीढ़ी को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, और इसलिए तैयार हैं कि हम इस भारत देश को और इस राज्य के लोगों को अच्छा शासन दे सकें, जिसके अनुरूप वो ये महसूस करें कि हमारी अपनी सरकार है। हम उसके लिए प्रयासरत हैं। गणेश जी ये बताइए कि आपने बताया कि आपने रोजगार के लिए सब कुछ बना के रखा हुआ है, आगे का रोड मैप बना के रखा हुआ है, ये पार्टी में गुटबाजी खत्म करने का कोई रोड मैप आपने बनाया क्या? आप ये गुटबाजी का प्रश्न छोड़ने वाले नहीं है, तो एक अरे वही शाश्वत देख रहा हूं ना। शाश्वत नहीं, नहीं। धर्म मत उत्तर आपको देता कोई हूं। रोड मैप होगा आपके पास ना, आपने बताया कि आप ऐसा- खाली रहते हैं, ऐसा कुछ है, नया सोचते हैं, मेरी बात नया सुनिए। विचार करते हैं। ये तीसरा प्रश्न हो गया आपका। नहीं मैंने गुटबाजी कहा, नहीं आपने जब जोड़ दिया ना भाई हम विचार करते हैं, खाली समय में सोचते हैं, आप नई लाइनें लेते हैं, तो लगा आपको कि मैं भाई अब आप में धर्म सम्मत शाश्वत उत्तर देता हूं और वो धर्म सम्मत शाश्वत उत्तर ये है जी कि एक वाक्य है, अगर कोई व्यक्ति बहुत तकलीफ में हो और वो वाक्य सुन ले तो वो तकलीफ हवा हो जाती है, और अगर कोई व्यक्ति बहुत उछल रहा हो उनके जैसा और उनको भी वो वाक्य सुना दिया जाए तो वो जमीन पे आ जाता है, और वो वाक्य है कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। तो आपने जो कहा गुटबाजी, तो उसका उत्तर ये है कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा, वक्त बदलते रहता है और बहुत तेजी से बदलता है। चलिए हम इस बार हम उम्मीद सवाल करेंगे कि एक सवाल ये है कि उत्तराखंड में इन दिनों धामी हो रहा है और देश में हो रहा है, वो इसलिए कि लव जिहाद और लैंड जिहाद पर इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। कांग्रेस की क्या राय है, आपकी क्या राय है? देखिए मेरी ये राय है, जैसे भाई साहब ने अभी प्रश्न किया था, कोई भी आपने कहा था कि किसी व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाकर किसी से शादी कर ली, पहचान छुपाकर शादी करना अपने आप एक अपराध है, और अपराध के लिए भारत में दंड विधान है, दंड संहिता है, नियम है, कानून है। भारतीय दंड विधान के अनुसार उस अपराध की उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसा जो जिन प्रकरणों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन प्रकरणों में अगर कोई अपराध प्रतीत होता है तो उस अपराध के अनुसार उस पर कार्रवाई हो, न कि इसका बवंडर करके राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो। बस हम इसका राजनीतिक बवंडर कर राजनीतिक फायदा उठाने की जो बात है, देखिए बीजेपी धर्म की बात करती है, क्या मैं हिंदू नहीं हूं? मैं अपने धर्म में मुझे पक्का विश्वास है और उनसे ज्यादा विश्वास है। वो तो छल कपट से
भगवान को भी दूध पिलाने की कार्रवाई करके वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। मैं ये मानता हूं, धर्म के बारे में मैं मानता हूं, मेरे और के बीच तीसरा कोई है ही नहीं। मेरा संबंध सीधा उससे है। मैं उस धर्म में विश्वास करता हूं और ये बवाल के धर्म में विश्वास करते हैं, बवंडर में विश्वास करते हैं। हमारा विरोध उस बवंडर का है। हमारा ये मानना है कि अतीत से लेकर अब तक कभी न तो हिंदुत्व खतरे में था न हिंदू खतरे में था। ये सिर्फ इनकी राजनीति के लिए खतरा पैदा करते हैं कि ये खतरा है ताकि इनकी राजनीति रहे। हमारा इस बात का विरोध है। तो इसलिए जो आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैं तो आज तक सच बताऊं शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाया कि वो क्या चीज है। गणेश जी, अतीत से हो आया है। आपको बता दूं मान्यवर, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री उनकी पत्नी कहां की थी और कौन थी, ये आपको जानकारी? ऐसा है, मेरा कहने का अर्थ यह है, तो क्या उस समय में उसको लव जिहाद का नाम दिया जा सकता है? भाई दो लोग हैं, नहीं, उन्होंने उनकी छिपाया ना। वो दो बालिग हैं। नहीं नहीं, यहाँ मामला छिप जा रहा है ना, यहाँ छिपाने वाली बात हो रही है भाई। यहाँ पे जो कानून की गलत बात है ना। वही तो। वो उसने छिपा कर किया। भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने तो छिपा के नहीं किया, ओपन इसीलिए किया। तो गलत नहीं है ना। तो वो गलत नहीं है, आपकी दृष्टि में भी गलत नहीं है। भारत की थी और भारत को अंतिम तक उन्होंने उत्तराखंड स्वीकार से किया थी, कि मैं भी हूं उत्तराखंड और अल्मोड़ा भारतीय से थी। रहूंगी। उत्तराखंड अल्मोड़ा से। भाई मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो छिपने और छिपाने और लुका और छिपी का जो गेम चल ये रहा अपराध है। हाँ, ये अपराध ये अपराध है ना। और इस अपराध का प्रतिकार किया जाना चाहिए। जो नियम है, जो कायदे हैं, उस कायदे के अनुसार सामने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। और कांग्रेस को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस आप ये बता दीजिए कि कांग्रेस ने किसी अपराध का साथ दिया हो? कांग्रेस कभी किसी अपराध और अपराधी का साथ नहीं देती, लेकिन कांग्रेस एक अपराधी के एवज में पूरे लोगों को अपराधी बता देना, इसको भी स्वीकार नहीं करती। अगर हमारे किसी भाई ने अभी ये अंकिता भंडारी हत्याकांड, क्या आर्य है वो, विनोद आर्य, पुलकित आर्य, पता नहीं जो भी हैं, हाँ, ये जिस कौम से, जिस मजहब से, जिस जाति से आते हैं, तो क्या हम सबको अपराधी बता दें? देखिए मैं सीधी सी गलत बात, है। देखिए गणेश जी, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म मैं के व्यक्ति अपराधी सिर्फ हो इतना सकता ही है, कहना चाहता हूँ कि लेकिन वो व्यक्ति उस पूरे कौम का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और हम भी यही कहते हैं कि भाई जो गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब इस शो को हम जो है समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 2024 में हम उम्मीद करें कि हरिद्वार सीट पे जो है 2 प्रतिद्वंदी नहीं होंगे, एक ही होगा, है ना। बाकी जो 4 सीटें हैं उसमें आम सहमति से बात बन जाएगी, है ना। और जो वाकई जेन्युइन कैंडिडेट है, जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए दिया है ना, लोग आगे न कि पुरानी नेता नगरी की तरह लाठी लेके एक व्यक्ति बैठा है और वही जो है लगातार अपनी लाठी चलाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है अगली बार हम लोग मिलेंगे ना, तो नई बातों के साथ मिलेंगे। और आपकी जो आपने कौशल, जो आप 2022 दिखा सकते, 2024 में आपके कौशल को देखेंगे और हम आप दोबारा मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अंतिम बात कहना चाहूंगा जी, कि सत्ता में बैठे हुए बात का ध्यान रखें कि पुरुष बलि होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपिका हर ली हैं, वही अर्जुन वही बाण, उसको याद रखिएगा। धन्यवाद। गणेश जी, एक राणा साहब भी हमारे मैनेजिंग एडिटर एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, जरा प्लीज। हाँ। एक सवाल ये था, चूंकि आपने अपनी बात ऐसे रखी कि जो बुनियादी सवाल है उसमें भटकाव नजर आ रहा है। लफ्ज वो नहीं है। लियाकत अली खान ने अगर कुमाऊं की लड़की से शादी की थी, या पटौदी साहब ने शादी की सुमित्रा टैगोर से, या सैफ अली खान ने कर ली, या फिर मनोज वाजपेयी कर ली, सचिन पायलट कर ली, इस पर देश ने कभी सवाल नहीं किया। शाहनवाज हुसैन ने की हो। और ये जिहाद है, ये लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद का मतलब है कि आप एक धर्म विशेष को विस्तार देने के लिए एक समाज के भीतर गलत तरीके से चोरी छुपे घुसपैठ करते हैं, अपनी पहचान छिपा करके, मैंने पहले और कहा फिर गलत माल है। खराब करते हैं। मैंने आपने जो उदाहरण रखा था, मुझे लगता है कि वो वाजिब था नहीं। और जो लव जिहाद है वो एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, एक अलग तरह की साजिश है वो, और हिंदुस्तान के लिए खतरा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर साफगोई होनी चाहिए। देखिए, हम जो उदाहरण रखते हैं और आपने जो बात कही वो सही है, लेकिन थोड़ा मैं आपको इसको करेक्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आम सहमति से विवाह हो रहे हैं उनको भी उस परिभाषा दिया है जिसकी आप बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पौड़ी में अभी एक शादी हुई, पौड़ी में एक शादी हुई और वो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन पार्टी वालों का इतना प्रेशर था, विपक्षियों का प्रेशर नहीं था, पार्टियों का, उनकी इतना प्रेशर था कि उनको वो कार्यक्रम टालना पड़ा। वो अरेंज था, सबकी सहमति थी, लेकिन उसके बावजूद उस बात को वो उस लव जिहाद के दायरे में लेके आ गए। इसका विरोध है कि किसी पर आप अपनी मर्जी जबरदस्ती नहीं थोपेंगे। ये अभी 1 महीने पहले की बात है, आपको जो मैं घटना बता रहा हूं, 1 की है, बहुत लंबी बात नहीं है। ये उन्हीं की पार्टी के लोगों ने दबाव बनाकर उस कार्यक्रम को रुकवा दिया।
कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन चूंकि वो उस बात के लिए जाने जाते हैं तो वो इस बात को हजम नहीं कर पाए कि हमारी पार्टी का भाई एक देखिए, नेता हमारा कैसे ऐसे कर चैनल देगा। हमारा चैनल रुकवा जो दिया है उसको। इस ये तरह की बात। चीजों को कतई बढ़ावा नहीं देता। हम वही बात कहते हैं जो कानून के दायरे में आती है बिल्कुल। और कानून का पालन करती है। तो चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे कि लोग नई सोच के साथ आपके साथ मिलेंगे। मुझे मौका देने के लिए आपके चैनल का धन्यवाद और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।